नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही संवेदनशील और गर्मा गर्म मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हाल ही में एक काफी डिटेल्ड वीडियो सोर्स सामने आया है जिसमें छात्रों और स्टेट के बीच बढ़ते टकराव की एक एक घटना को दिखाया गया है। हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम एक निष्पक्ष तरीके से इस पूरी टाइमलाइन और इसमें लगाए गए बड़े दावों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार और भारी भरकम लाइन से होती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वीडियो इसी बयान से खुलता जरूर है, पर इसके तुरंत बाद जो दावे पेश किए जाते हैं वो इस विचार के बिल्कुल उलट हैं। सोर्स में लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिन्हें आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक संदिग्ध सुबह की, फिर देखेंगे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद सुरक्षा में बदलाव और कार्रवाई, फिर संसद मार्च में टकराव और अंत में इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम पहले उस क्लाइमैक्स वाले दिन यानी 20 जुलाई से शुरुआत करेंगे और फिर फ्लैशबैक में जाकर देखेंगे कि आखिर ये नौबत आई कैसे। भाग 1, एक संदिग्ध सुबह। 20 जुलाई की उस रहस्यमयी सुबह को आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सोर्स का दावा है कि 20 जुलाई की अल सुबह अंधेरे में करीब 4:40 के आसपास प्रदर्शनकारियों ने कुछ बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की। सोचिए, रातों रात वहां एक टूटी फूटी वैन अचानक से आ जाती है, पास ही ईंट पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा मिलता है, और तो और जिस संसद मार्ग को पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर रखा था, ठीक वहां टूटे शीशों वाली एक क्षतिग्रस्त कार खड़ी पाई जाती है। सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि पिछली ही रात वहां से सारे मेटल डिटेक्टर हटा लिए गए थे। ये सब काफी असामान्य था। अब ऐसे में वहां मौजूद लोगों का क्या रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है, उन्हें शक हुआ। सोर्स बताता है कि प्रदर्शनकारियों ने उस क्षतिग्रस्त कार पर एक नोट छोड़ दिया। उस पे साफ साफ लिखा था, ये विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए सरकार द्वारा प्लांट किया गया है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके 20 दिन पुराने बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक साबित करने के लिए ये सब चीजें वहां जानबूझकर रखी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे? भाग 2, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अगर हम इस पूरे धरने की जड़ में जाएं, तो उनकी सिर्फ एक ही मुख्य मांग थी, और वो थी नीट परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बस यही एक मुद्दा था। सोर्स इस पूरी सिचुएशन को काफी क्रिटिकल टोन में पेश करता है, जिसे हम यहाँ निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। 20 जून को ये शांतिपूर्ण धरना शुरू होता है, फिर 28 जून को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वहां पहुंचते हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन फिर सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है। 17 जुलाई को अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनके पद से हटा दिया जाता है और उनकी जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी को ले आया जाता है। सोर्स का ऐसा अनुमान है कि शायद पुराने कमिश्नर इस शांतिपूर्ण भीड़ पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया। भाग 3, सुरक्षा में बदलाव और कार्रवाई। 20 जुलाई के उस बड़े मार्च से ठीक पहले क्या-क्या रणनीतियां अपनाई गईं? आइए देखते हैं। जैसे जैसे मार्च का दिन करीब आ रहा था, अधिकारियों का एक्शन काफी तेज हो गया। 18 जुलाई की सुबह 6:30 बजे काफी ड्रामेटिक तरीके से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस और अथॉरिटीज द्वारा जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। फिर 19 जुलाई की शाम 7 बजे भीड़ को रोकने के लिए धारा 163 लगा दी जाती है और 20 जुलाई की सुबह 9 बजे तक दिल्ली के 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और ये बात बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि 19 जुलाई की रात को किस लेवल की तैयारियां चल रही थी। सोर्स के अनुसार 10-10 फुट ऊंचे बैरिकेड सिर्फ लगाए ही नहीं गए, बल्कि उन्हें पक्के तौर पर वेल्ड कर दिया गया। वहां लोकल कम्युनिकेशन जैमर ऑन कर दिए गए और सेंट्रल दिल्ली के करीब 150 स्पॉट्स पर इंटरनेट ठप कर दिया गया। ये कोई मामूली तैयारी नहीं थी, बल्कि एक पूरी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। भाग 4, संसद मार्च में टकराव। और अब हम वापस आ गए हैं 20 जुलाई के उस क्लाइमैक्स पर, जब लाखों छात्रों ने संसद की तरफ मार्च करना शुरू किया। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। सोर्स के आंकड़े बताते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कम से कम 25 आंसू गैस के गोले दागे गए, कम से कम 25। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर पुलिस ने बिना किसी बात के लाठीचार्ज किया। रफी मार्ग पर धड़ाधड़ स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया।
और जब लोग इंडिया गेट के लॉन तक पहुंचे तो वहां भी पुलिस की गाड़ियां उनके बीच घुसा दी गईं। ये वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ होता है स्टैंडर्ड पुलिस प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ है वो अनियमितताएं जो सोर्स क्लेम कर रहा है। वीडियो में साफ तौर पर आरोप है कि कई पुलिसकर्मियों की वर्दियों से उनकी नेम प्लेट गायब थी, कुछ ने रुमाल से अपने चेहरे ढके हुए थे और सबसे हैरानी की बात, सादे कपड़ों में कुछ लोग प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रहे थे। इसके साथ ही ग्राउंड पर मौजूद सार्थक गोस्वामी और रमित वर्मा जैसे यूट्यूबर्स और पत्रकारों के साथ हुए बुरे बर्ताव को भी वीडियो में हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी रखता है, जिसे वो डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी या ध्यान भटकाने की रणनीति कहता है। हुआ क्या कि सुबह 10:40 पर प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व को बातचीत के लिए बुलाया जाता है। पहले कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट से बात होगी, फिर इसे अपग्रेड करके केंद्रीय सचिव कर दिया गया और अंत में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सिर्फ 10 मिनट की एक फॉर्मल मुलाकात करवाई गई। सोर्स का मानना है कि ये पूरी कवायद सिर्फ एक दिखावा थी, ताकि ग्राउंड से नेताओं को हटा लिया जाए और पीछे से पुलिस भीड़ पर आसानी से कार्रवाई कर सके। भाग 5, राष्ट्रव्यापी प्रभाव। जंतर मंतर पर शुरू हुई इस आग की आंच सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। इस घटना का एक नेशन वाइड रिपल इफेक्ट देखने को मिला। सोर्स के मुताबिक लखनऊ में छात्रों को गिरफ्तार किया गया, अहमदाबाद में लोगों को डिटेन किया गया, मुंबई की चैत्य भूमि पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए और सुदूर अरुणाचल प्रदेश तक में लोगों ने इस आंदोलन के सपोर्ट में सॉलिडारिटी मार्च निकाले। पूरा देश इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा तो इसका अंत है। वीडियो के अनुसार इतने भारी पुलिस बल, लाठीचार्ज और आंसू गैस के बावजूद शाम होते होते प्रदर्शनकारी फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए और जिस मंच को सुबह तोड़ दिया गया था ना, उन्होंने उसे फिर से खड़ा कर दिया। ये उनकी गजब की रेजिलियंस दिखाता है। उन्होंने साफ तौर पर बिखरने से इनकार कर दिया था। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जब देश के नागरिक और खुद सरकार एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी को लेकर इस तरह आमने सामने आ जाएं, तो एक देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक दिन के मार्च या कुछ राजनीतिक दावों की बात नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।